गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मे बी गुड आफ्टरनून, इट डिपेंड्स ऑन आप लोग किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, काफ़ी टाइम के बाद में फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ और ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो टॉपिक है मैं अभी इस पे आऊँगा। बट बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा याद दिला दूं कि बच्चों टर्म 1 एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे हुए और अगर नहीं हुए तो आपको मालूम होगा। लेकिन अब बच्चों हमको करनी है टर्म 2 की तैयारी और टर्म 2 के लिए टॉपिक्स काफ़ी सारे बचे हुए हैं और सिलेबस काफ़ी सारा है और टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे 100%। कुछ ही दिन जा रहे हैं बच्चों, स्कूल भी आपके खुलने वाले हैं, लेकिन जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं ये टाइम बच्चों वापस नहीं आएगा किसी भी हालत में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, घर पे आराम ना करके अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के फॉलो करो। और अब जो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ उस पर ध्यान दो। राइट बच्चों, ये हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारे टर्म्स पे मैं जाने से पहले बच्चों एक क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ ये टर्म्स क्या है। बच्चों, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा एक कंडक्टिविटी सेल है, इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा है और इसमें बना हुआ है कोई इलेक्ट्रोलाइट। राइट, जैसे सारे इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस की जो है वो रेजिस्टेंस होती है बच्चों, उसी तरीके से कंडक्टिविटी सेल का भी रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इन पे डिपेंड करता है। और जैसे कि सारे ही कंडक्टर्स का एक रेजिस्टिविटी होती है, रो होता है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का भी एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है जिसको हम रो कहते हैं या जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। राइट, इन चारों का रिलेशन बच्चों में एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो बराबर होती है रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। राइट, रो का उल्टा जो है यानी कि 1 अपॉन रो अगर हम लिखें बच्चों तो ये बराबर होता है कापा, और कापा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। राइट, और R का उल्टा बच्चों होता है आपका G, और G को हम कहते हैं कंडक्टेंस। राइट, इन सब के यूनिट्स भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए। R यानी रेजिस्टेंस, यूनिट है ओम। L डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यूनिट है सेंटीमीटर या मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, उसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और जो आपका रेजिस्टिविटी है या जिसको आप रो बोलते हैं बच्चों, उसका यूनिट होगा ओम इनटू मीटर। और जो कापा है बच्चों, जो 1/रो है, उसका यूनिट होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस यानी 1/r, इसका यूनिट होता है बच्चों ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम जहां भी लिखते हैं, राइट, उसकी जगह हम लिख सकते हैं सीमेंस, और सीमेंस का सिंबल होता है S। राइट, ये सारी चीजें बच्चों हम पढ़ चुके हैं और एक क्विक रिवीजन मैंने ले लिया। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसके ऊपर, उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर या उसकी मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। राइट बच्चों, यहाँ पे आने से पहले मैं आपको ये टेबल दिखाना चाहता हूँ। पहले कुछ नंबर्स देख लो, बड़े मजेदार नंबर हैं और बहुत अच्छी अच्छी यूनिट्स भी हैं, इसलिए आप ध्यान दें इससे। पहला कॉलम है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन कैपिटल M। M स्टैंड्स फॉर मोल पर लीटर। राइट, कितना दे रखा है 1, 0.1, 0.01 यानी
0.1, 0.1 और 0.01। तो बच्चों क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे की रोज में जा रहा हूं कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? पहले कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, फिर नीचे जा रहे हैं 0.1 और उसके नीचे जा रहे हैं 0.01। कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम होती जा रही है। कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, राइट बच्चों। अब अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन का उल्टा होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का क्या हो रहा है भाई? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है बच्चों। जब हम पानी ऐड करते हैं या कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं तभी तो कंसंट्रेशन घटती है, और जब कंसंट्रेशन घटती है तो सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, बोलते हैं डाइल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। तो यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन घट रही है या डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन इज इंक्रीजिंग, राइट। यहाँ पे बच्चों कंसंट्रेशन को ही मोल पर मीटर क्यूब के टर्म में दे रखा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ये टेबल अगर आप एटलीस्ट दिमाग में रखेंगे तो आपको ये गड़बड़ नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर है तो मीटर क्यूब में 1000 मोल पर मीटर क्यूब है, राइट। यानी 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वही मोल पर लीटर बन गया 1000 मोल पर मीटर क्यूब, राइट। लेकिन ये 1000 नीचे 100 हो गया और इसके नीचे 10 हो गया, यानी यहाँ पे भी वही चीज है कि कंसंट्रेशन का डिक्रीज या डाउनफॉल दिखाया है, बट पहले कॉलम में मोल पर लीटर में है और दूसरे कॉलम में मोल पर मीटर क्यूब में है, राइट। अब देखो बच्चों जो नेक्स्ट दो कॉलम दे रखे हैं ये है कापा। कापा यानी कि आपकी कंडक्टिविटी, राइट। कंडक्टिविटी का क्या हो रहा है बच्चों? कंडक्टिविटी आप ध्यान दें क्योंकि यही आज का टॉपिक है और इसी में खूब मजा भी आने वाला है। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंडक्टिविटी 0.11, 0.0129, 0.00141 कौन से यूनिट में है? सीमेंस पर सेंटीमीटर में। यानी अगर हम इस कॉलम में ध्यान दें बच्चों तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी घटती चली जा रही है, राइट। इसी चीज को तीसरे कॉलम में सीमेंस पर मीटर वाली यूनिट में लिखा है। कंडक्टिविटी सीमेंस पर सेंटीमीटर भी यूनिट हो सकती है या सीमेंस पर मीटर भी हो सकती है। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी जो है वो नंबर्स जो है वो डिक्लाइन पे है, राइट। बट सीमेंस पर मीटर के टर्म्स में लिखे, बट हमारा कंक्लूजन वही रहेगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो फैक्ट्स तो हमारे सामने आ गए कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम होगी। अब क्वेश्चन जो बच्चों आपको आंसर करना है क्यों, आखिर क्यों हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम होती चली जाती है? आंसर बहुत आसान है बच्चों। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है? एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड तक कौन लेके जाता है इलेक्ट्रिसिटी को? आंसर है आयंस। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे कौन ले जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को? आयंस। जैसे जैसे हम इसका डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, पानी ऐड करेंगे, कोई सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट, या हम बोलेंगे कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो यानी आयंस जो है बच्चों अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा पानी में उनको स्विम करना पड़ेगा, ज्यादा परेशानी होगी। उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? देखो तो हमारा फॉर्मूला था कापा इक्वल टू 1 by rho इक्वल टू L upon A into 1 upon R। तो L upon A तो बच्चों छोड़ दो, राइट। ये तो इसका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड और ये वो A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। लेकिन जो ये बीच में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि
आयंस को ज्यादा स्विम करना पड़ रहा है, ज्यादा पानी में से निकलना पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से कापा क्या है, घट जाएगा। राइट, तो बच्चों याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, दिमाग पे स्क्रैच कर लीजिए कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, उसे वाटर ऐड करते हैं, उसका सॉल्वेंट ऐड करते हैं, कंसंट्रेशन घटाते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। क्यों? क्योंकि पर यूनिट आयंस जो है बच्चों यहाँ पे कम हो जाते हैं, और वही आयन बिजली को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन आयंस को ज्यादा वाटर में स्विम करना पड़ता है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है उनको, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख भी दे रहा हूं, जिससे बच्चे एक बार दिमाग पे अच्छे से लिख लें। कंडक्टिविटी kappa decreases on increase of dilution due to increase in resistance offered by water to ions। आयंस को वाटर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए आयंस जो है वो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से कापा का वैल्यू कम हो जाता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती, कम हो जाती। यही चीज बच्चों हमको ये नंबर्स भी बता रहे हैं, क्या कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है या डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी कम होती चली जा रही है। राइट, और रीजन भी बच्चों आपके सामने लिख दिया है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन, या आप कहिए ऑन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। राइट, इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन इज डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, राइट, ऑफर्ड बाय वाटर टू द आयंस। कुछ लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दोनों ही तरीके से बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम में लिख सकते हैं। राइट, दूसरी बात आती है बच्चों यहाँ पे, जो लास्ट के दो कॉलम दे रखे हैं वो क्या है, वो है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। राइट, क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम पे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों ये कॉलम पे आने से पहले मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी याद दिला दूं एक बार। लैम्डा एम इक्वल टू कापा बाई सी। राइट, कापा क्या है बच्चों, कापा इज योर्स 1 by रो, और 1 by रो था आपका सीमेंस पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स, और सी है बच्चों आपका मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कंसंट्रेशन हम लेंगे। या बच्चों इसको आप लिख सकते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स मोल पर मीटर क्यूब। दोनों को ही अगर आप तो बच्चों यहाँ पे लैम्डा एम का यूनिट आ जाता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा का यूनिट, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ये कंसंट्रेशन का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या मीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो कापा का यूनिट हो गया सीमेंस मीटर इनवर्स, और ये आपका कंसंट्रेशन का मोल पर मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा बच्चों सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। राइट, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कापा का मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है। मोलर कंडक्टिविटी का आप फॉर्मूला भी एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। यानी अगर हमारे पास C का वैल्यू 1 यूनिट है
तो लैम्डा एम बराबर होगा इक्वल टू कापा, यानी 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम जिस सॉल्यूशन में है उसका कंडक्टिविटी लैम्डा एम के बराबर होगा, राइट। या हम इसको बोलते हैं कि वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, बच्चों बहुत ध्यान से सुन लेना इसको, वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी लैम्डा एम के बराबर होती है, यानी मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होती है, राइट। वो वॉल्यूम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी लैम्डा एम के बराबर होती है, राइट। यानी अब अगर आप बच्चों किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, उसे पानी ऐड करते हो, तो क्या होगा, मानो कि पहले 1 मोल 1 लीटर में था, फिर आपने पानी जब ऐड कर दिया तो वही 1 मोल कितने में आ गया, 2 लीटर में आ गया, और पानी ऐड किया तो वही 1 मोल कितने में आ गया, 3 लीटर में आ गया। यानी कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप यहाँ पे डिक्रीज करते जा रहे हैं बच्चों, राइट, तो यानी नंबर ऑफ मोल जो है वो ज्यादा बड़े वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आता है, राइट। तो उससे क्या होगा बच्चों, जितना कंसंट्रेशन घटता चला जाता है, राइट, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जितना कंसंट्रेशन घटता चला जाता है बच्चों, कापा डिक्रीज होता है, अभी पढ़ा था हमने, राइट। लेकिन C जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसकी वजह से लैम्डा एम बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों जो कापा का डिक्रीज है वो उतना नहीं है जितना कि लैम्डा एम का इंक्रीज आ रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन घटाते हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है। तो जैसे जैसे आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे वही 1 मोल ज्यादा बड़े सॉल्यूशन में आएगा, और यहाँ पे जब वैल्यू बच्चों क्या कहते हैं ये कम होती चली जाती है कंसंट्रेशन की, तो क्या होता है, कापा घटता है और लैम्डा एम पे ज्यादा बड़ा इंक्रीज का इंपैक्ट आ जाता है, राइट। तो अगर कोई हमसे पूछे आप कि भाई सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया, राइट, तो बताओ कापा यानी कंडक्टिविटी का क्या होगा, हम बोलेंगे डाइल्यूट कर दिया भैया तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। फिर कहेगा मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे हमारा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। फिर कोई कहेगा अच्छा कंसंट्रेशन घटा रहे हो तो कापा भी तो डिक्रीज हो रहा है, हम कहेंगे यस भैया कापा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कापा की डिक्रीज की वैल्यू कम है और कंसंट्रेशन का जो इंपैक्ट आ रहा है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। मोलर कंडक्टिविटी विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी चीज को बच्चों यहाँ पे इस कॉलम में भी दिखाया है, राइट। क्या है कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या हो रही है बच्चों, आप देखिए ये बढ़ रही है 111, 129, 141, 111, 129, 141, या 7 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में देखेंगे तो 111 into 10 raised to minus 4, 129 10 raised to minus 4, 141 into 10 raised to minus 4, ये हम मोलर कंडक्टिविटी का इंक्रीज दिखा रहे हैं जैसे जैसे सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो रहा है या उसकी कंसंट्रेशन घट रही है, राइट। तो एक बार दोनों कंक्लूजन्स मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर कहीं दिमाग में कंफ्यूजन रह गया हो तो देख लीजिए बच्चों। देखिए तो on decrease of concentration, concentration decrease किया, right, कापा यानी कंडक्टिविटी
decreases, राइट। क्यों डिक्रीज हो रही है? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, या ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पार्ट ऑफ द आयंस, राइट। रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से भी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ऐसा भी हम बोलते हैं, राइट। ऑन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी ये इंक्रीज हो रही है बच्चों, राइट। जैसे जैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी बच्चों। व्हाई इट इंक्रीजेस? बिकॉज लैम्डा m इक्वल टू कापा बाई सी, कंसंट्रेशन घटेगी तो लैम्डा m बढ़ेगा, राइट। इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होता है बच्चों, दैट आई एम गोइंग टू टेक ए लिटिल जस्ट इसके तुरंत बाद में, लेकिन फिलहाल मैथमेटिक्स से समझ लीजिए कंसंट्रेशन घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी होती है एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम जो है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा वैसे वैसे एक मोल जो है वो ज्यादा बड़े वॉल्यूम में होगा और उसकी वजह से यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, राइट। ना बच्चों हम इसी मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन को थोड़ा और एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको और बेटर समझ आएगा। लैम्डा m of strong electrolyte मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या फर्क पड़ता है बच्चों उसका कंसंट्रेशन पे? आपको मालूम होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका डिसोसिएशन अप्रॉक्सीमेटली 100% होता है, यानी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन लगभग 100% होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट बच्चों। तो यहाँ पे मानिए हमारे पास HN है कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव देता है और इसका डिसोसिएशन जो है वो 100% है, तो क्या होगा बच्चों? ये आयंस जो है कि इनके नंबर्स काफी ज्यादा होंगे, कि आयंस नंबर इज वेरी हाई। तो अगर एक मोल H पॉजिटिव है और एक मोल A नेगेटिव है यहाँ पे बच्चों, तो इसके नंबर्स इतने ज्यादा होंगे कि ये A पॉजिटिव, A नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में ही अट्रैक्ट करेंगे और ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे। फिर से सुन लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन पूरा पूरा होगा, ज्यादा H पॉजिटिव और ज्यादा A नेगेटिव निकलेंगे। फॉर एग्जांपल ज्यादा होने से प्लस और माइनस के बीच में बहुत अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रोड कह रहा है ये A नेगेटिव से इधर आ जाओ और यहाँ वाला इलेक्ट्रोड कह रहा है पॉजिटिव से इधर आ जाओ, बट दोनों ही आयंस आपस में ही स्टकअप हो गए। उसकी वजह से ना तो वो अपने इलेक्ट्रोड पे जा रहा है ना ही ये अपने इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। इससे क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कम। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? पानी मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया, राइट। वाटर ऐड किया, चार्जेस के बीच में पानी आ गया तो अट्रैक्शन हो गया कम, और अट्रैक्शन के कम होने से इन आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी और आयंस की मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी एक मोल आयंस पहले भी थे लेकिन यहाँ पे पानी के ऐड करने से उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी और उससे उनका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक मोल आयंस जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, राइट। कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ आयंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो ये इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी हो रही है बच्चों
वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे वाटर की वजह से इन आयंस के बीच में चार्ज सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट। नाउ बच्चों वी विल टेक द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट बार से बात करें। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो नाम ही हमको मालूम है कि भैया वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डिसोसिएशन होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। यानी हमारे पास में अगर कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, तो इसका 1% या 2% या 0.1% लगभग इतना डिसोसिएशन होता है, राइट। क्योंकि इसका नाम ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं याद दिला दूं आपको बच्चों, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो वीक है, जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि उनके आयंस यहाँ पे कम होते हैं, जब हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, कंसंट्रेशन कम करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तीनों चीजें एक साथ में बोलिए, वाटर ऐड करते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, डाइल्यूशन बढ़ जाता है, तो क्या होता है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। यानी पहले अगर 1% डिसोसिएट था तो अब 2% हो जाएगा, अगर पहले 2% था तो अब 3% हो जाएगा। तो ये आयंस यहाँ पे बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? बताइए बताइए बच्चों, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आयंस करते हैं। यानी यहाँ पे वाटर के ऐड करने से आयंस के नंबर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। तो दोनों बातों को मिला के बच्चों में एक फिर से कंक्लूजन लिख रहा हूं आपके सामने। देखिए तो यहां लिखा लैम्डा m increases on dilution or due to decrease in concentration, right। अब यहां पे ये आ गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये आ गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों हो रहा है, रीजन क्या है बच्चों, ऑन डाइल्यूशन चार्ज सेपरेशन increases, right। I repeat, on dilution charge separation increases, so molar conductivity of strong electrolyte increases, right। For example, ECl, NaCl, CH3, COO, Na, etc. weak electrolyte में कि on dilution percentage dissociation increases, number of ions increases, hence lambda m increases, और इसी की वजह से लैम्डा m भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो बात सेम है, दोनों ही केस में लैम्डा m बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन घटा रहे हो, लैम्डा m बढ़ रहा है। पर स्ट्रॉन्ग के केस में रीजन है चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो पहले से बहुत भीड़ है भैया, तो पानी आके उनको अलग करता है। और वीक के केसेस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पे लैम्डा m बढ़ जाता है, राइट बच्चों। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, राइट, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, राइट। और मैं आपको एक ग्राफ और दिखा रहा हूं, उसको और देख लीजिए बच्चों।
lambda m is equal to lambda m naught minus a c raised to 1/2. ये क्या है बच्चों? दिस इज एन इक्वेशन बाय विच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिखाया गया है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये लैम्डा एम नॉट क्या होता है? इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। राइट, यानी बच्चों क्या हुआ कि आपने पानी ऐड करते गए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई, पानी ऐड करते गए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्जेस अब इतना सेपरेट हो गए कि अब और सेपरेट नहीं हो सकते। राइट, यानी हर आयंस अपने आराम से अपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी आएगी उसको हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट, या इसका कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये कब आती है बच्चों? जब चार्जेस के बीच में इतना सेपरेशन हो कि अब उसमें कोई अट्रैक्शन की गुंजाइश ना बचे, इतना पानी ऐड कर दिया है, इतना डाइल्यूट कर दिया है, इतना कंसंट्रेशन उसकी कम कर दी है कि अब वो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है। या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कह रहे हो बच्चों, तो वो इस तरीके से कह सकते हो कि भाई इतना पानी ऐड किया कि वो 1% से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 100% डिसोशिएट हो गया आप वो। राइट, तो आप उसमें और भी पानी ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अब वो सारा का सारा डिसोशिएशन हो गया है, तो अब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम है। राइट, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग के केसेस में मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन आ गया, अब और नहीं बढ़ेगी। वीक के केस में 100% डिसोशिएट हो गया, और नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी मोलर कंडक्टिविटी जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम होती है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। राइट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के केस में बच्चों इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है, और इसको हम y is equal to mx plus c, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। y क्या है? y क्या है बच्चों? y is your lambda m, और x क्या है? c raised to 1/2, और जो ग्रेडियंट m है वो -a है, और जो इंटरसेप्ट है बच्चों वैल्यू का वो c is equal to lambda m naught। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो y एक्सिस पे लैम्डा m डाल दीजिए, x एक्सिस पे c raised to 1/2 डाल दीजिए, यानी कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। राइट, तो इस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे अपोजिट में कंसंट्रेशन घट रही है। ओके, और ये जो ग्राफ आता है बच्चों, ये किस तरीके से आता है? यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है, राइट, स्लोप क्या है? ग्रेडियंट आ गया इसका -a, और अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे बच्चों, यानी यहाँ पे इस वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने एक स्केल रख के इसको खींच लिया, तो जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी आ रही है इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है। ए के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों। ए जो है आपका जो स्लोप है इस ग्राफ का, दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन से तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है भाई? NaCl और KCl, वो एक तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हो गए, यानी कि दो आयंस एक मॉलिक्यूल में से निकलेंगे, तो इनका A वैल्यू बच्चों बराबर ही होगा।
ऐसे ही Na2SO4 K2SO4, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से 3 आयन निकलेंगे, 2 सोडियम और एक सल्फेट या 2 पोटेशियम और एक सल्फेट, इनका भी A वैल्यू एक जैसा होगा। तो एक वैल्यू डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। C आपका कंसंट्रेशन है, लैम्डा m नॉट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है, और लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बच्चों याद आता है। यानी स्ट्रॉन्ग के केस में बच्चों अगर हमारे पास 1 2 3 वैल्यू है तो हम बाकी वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम जीरो कंसंट्रेशन पे ही वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वीक के केस में बच्चों ग्राफ आता है इस तरीके से, राइट। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है लैम्डा m बढ़ता जा रहा है और एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस ग्राफ को बच्चों अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, इसको एक्सटेंड करूं, तो ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेगा। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m नॉट निकालना इतना आसान काम नहीं है, राइट। हमने कह तो दिया कि भैया मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो लैम्डा m नॉट कहलाएगी, बट प्रैक्टिकली निकालना बहुत मुश्किल काम है बच्चों। क्यों? क्योंकि जब भी आप उसमें थोड़ा पानी ऐड करोगे थोड़ा सा और डिसोशिएट हो जाएगा, तब भी आप थोड़ा और करोगे थोड़ा और डिसोशिएट हो जाएगा। तो लिख लो इसको, इस बात को एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा m नॉट easy to calculate, easy to find, easy to plot on a graph, and we can find it by extending the graph. But lambda m naught of weak electrolyte, ये लाइन देख रहे हो ना, it is not easy to find because it is very difficult to get 100% dissociation of weak electrolyte. जैसे जैसे पानी ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे डिसोसिएशन और होता चला जाता है, राइट। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट थ्योरेटिकली हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने का, राइट बच्चों। तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कोलरॉस्ट लॉ।